नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 2 दिसंबर 2024 की ये जजमेंट थी। इस जजमेंट में अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस था जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 771 ऑफ 2024। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो गाइडलाइंस हैं वो इशू किए हैं, जो कि जो ट्रायल होंगे, जो अक्यूज जो ट्रायल फेस कर रहे हैं उनको काफी मदद मिल सकती है इस जजमेंट से, और इसमें नेसेसरी गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर अक्यूज्ड का मौलिक अधिकार होता है कि उसको अफेक्टिव लीगल एड दी जाए। अगर किसी अक्यूज्ड को अफेक्टिव लीगल एड नहीं दी जाएगी तो इसका आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान है हमारा, उसका उल्लंघन होगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा। और इस केस में क्या हुआ था कि अक्यूज्ड को फांसी की सजा मींस डेथ सेंटेंस थी वो ट्रायल कोर्ट ने इम्पोज कर दी थी, और लेकिन जब रेफरेंस दिया गया था हाई कोर्ट में तो उसको मींस जो डेथ सेंटेंस थी उसको मींस कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दी थी। और जब अपील डाली गई थी तो अपील भी में कोई रिलीफ नहीं मिला था और डिसमिस हो गई थी। फाइनली जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि काफी ज्यादा फ्लॉज हुए थे ट्रायल में, और इवन जब एक तो स्टेटमेंट्स थी जो दोनों विटनेसेस की, उसमें काफी ज्यादा डिस्पैरिटीज थी और काफी इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए थे। और 313 की जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी उसमें भी कोई इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस थे वो पुट अप नहीं किए गए थे। और अक्यूज्ड ऑलरेडी जो है 12 साल की जो कैद है वो काट चुका था, और अब चूंकि जो इवेंट था वो 15 साल से 15.5 साल से ज्यादा इवेंट हो चुका था। अब कोर्ट ने कहा कि अब वापस भेजना 313 की स्टेटमेंट को डिफेक्ट, क्योंकि ये डिफेक्ट था वो क्यूरेबल है, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर इस डिफेक्ट को क्यूरेबल को वापस भेजा जाए ट्रायल कोर्ट में तो ये काफी ज्यादा मींस करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अक्यूज ने 12 साल काट लिए हैं। और साथ में ये भी देखा कि जो एडवोकेट अवेलेबल नहीं था, लीगल एड थी वो भी नहीं मिली थी, और लीडिंग क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन चीफ में अलाउ कर दिए गए थे, और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जो कई क्वेश्चंस थे जो पुट अप करने थे वो नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर ओवरऑल सारे सिनेरियो को देखने के बाद यहाँ पर माननीय कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया सारे चार्जेस से, और साथ में डायरेक्शंस भी दिए गए हैं, और वो डायरेक्शंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें सब पे ये एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो है वो इशू किए हैं। और आइए हम इसके जो डिटेल है वो कंटेंट्स को देखते हैं और उसके बाद ही कुछ समझ पाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया था। तो आइए इसके देखते हैं फैक्ट्स क्या थे। यहाँ पर कोर्ट ने स्टार्टिंग लाइन ही ये लिखी है कि ये काफी अनफॉर्चुनेट केस था, क्योंकि विक्टिम जो था उस समय विक्टिम की एज थी वो 10 साल थी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, और ये घटना थी 2009 की 9 बजे, सुबह के 9 बजे। शी एंड हर फर्स्ट कजन मींस जो विक्टिम है वो लेडी मींस गर्ल है, और जो उनका जो फर्स्ट कजन था उनको जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 बनाया गया है वो मींस बकरियों को चारा चलाने के लिए गए हुए थे, और उस समय PW2 की जो एज थी वो 7 साल थी। और जो विक्टिम जो था वो विक्टिम को प्यास लगी, फिर वहां पे वो ट्यूबवेल कैबिन में गई। वहां पर अपीलेंट जो है वो एक ऑपरेटर ट्यूबवेल के तौर पे काम कर रहे थे, और विक्टिम ने रिक्वेस्ट किया अपीलेंट को कि पानी प्रोवाइड किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, पीने का पानी, और कहा कि एलिगेशन ये थी प्रोसिक्यूशन की कि इविल इंटेंशंस के साथ अपीलेंट जो है उनको कैबिन में ले गए और वहां उन्होंने ऑफेंस किया और मर्डर कर दिया उनका। और उसके बाद PW2 ने देखा कि वो जबरदस्ती विक्टिम को कैबिन में लेके जा रहे हैं, और 11 बजे जो है PW2 जो चाइल्ड थे जिसकी उम्र 7 साल थी वो PW1 के पास आए जो कि विक्टिम के फादर थे, मींस PW2 के वो
अंकल थे और विक्टिम के फादर को ये बात बताई, और जो PW1 जो है वो अंकल थे PW2 के, और PW2 ने जब इस पूरी स्टोरी का मीन्स नरेशन किया PW1 के पास, तो फिर वो भी मीन्स लड़की के जो फादर हैं वो ट्यूबवेल कैबिन में गए और डेड बॉडी थी वो एक हे स्टैक के अंदर पाई गई कैबिन के अंदर। जब क्वेश्चन पूछा गया PW1 ने अपीलेंट से, तो अपीलेंट वहां से भाग गए और PW1 ने यहाँ पर FIR थी वो रजिस्टर्ड करवाई। ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट और ऑर्डर दिया था 24 दिसंबर 2012 को, और अपीलेंट को दोषी पाया 376 जो कि ऑफेंस ऑफ रेप का ऑफेंस है, 302 जो पनिशमेंट फॉर मर्डर का ऑफेंस है, 201 जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का है, और ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया अपीलेंट को सेक्शन 3 सब पार्ट 2 सब पार्ट 5 ऑफ द एक्ट के अंदर भी, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, उसमें भी इनको कन्विक्ट किया, और ट्रायल कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मौत की सजा थी वो सुना दी। अब हाई कोर्ट के पास ये रेफरेंस के तौर पे मैटर को गया 366 CRPC के तहत, और विद एन अपील जो है अपीलेंट ने आगे अपील भी फाइल की। हाई कोर्ट ने कन्विक्शन थी वो कंफर्म कर दी थी, लेकिन जो डेथ पेनल्टी थी उसे सेट असाइड कर दिया था, और अपीलेंट को कहा कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काटें, जो आपकी जो उनकी जो नेचुरल लाइफ है, सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ ग्रांट ऑफ रिमिशन एंड ग्रांट ऑफ क्लेमेंसी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। तो मींस रिमिशंस की वो ले सकते हैं, और क्लेमेंसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के तहत वो ले सकते हैं, लेकिन सारी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब अपील थी वो जजमेंट्स थी उसके अगेंस्ट में फाइल की गई थी। ऑर्डर आया था 20 मई 2022 का माननीय कोर्ट ने, यहाँ जब स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल फाइल की गई थी, तो अब 20 मई 2022 में कोर्ट ने बेल दे दी थी अपीलेंट को, और ये नोट किया कि ऑलरेडी वो इनकार्सनेशन जो है वो 13 साल से ज्यादा के आसपास का जो समय है वो काट चुके हैं, जेल में व्यतीत कर चुके हैं, और अब यहाँ पर एक सीनियर लर्नड काउंसिल थे जो कि अमाइकस क्यूरी बनाया कि वो अपीलेंट के कॉज को मींस उनका जो मुकदमा है वो ले, लेकिन उसके बाद डेजिग्नेशन हो गई थी उनकी एज ए सीनियर एडवोकेट के तौर पे, तो वो तब भी उन्होंने कंटिन्यू किया, असिस्ट किया कोर्ट को। और अब यहाँ पर दूसरे एक एडवोकेट थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो कि अपॉइंट किया गया था उन्हें अमाइकस क्यूरी, वो उन्होंने असिस्ट किया था लर्नड सीनियर काउंसिल को, तो मीन्स एक AOR को अपॉइंट कर दिया था कि वो उन्हें अमाइकस क्यूरी बनाते थे, और सीनियर एडवोकेट जो इनको पहले बनाया था वो सीनियर एडवोकेट बन गए थे। अब सबमिशंस पे आते हैं। सबमिशंस ये थी कि जो सीनियर काउंसिल जो अपेयर हो रहे थे अपीलेंट के साइड से, उन्होंने कहा कि एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस का देखा गया, और अटेंशन जो थी एविडेंस की PW1 की, जो कि फादर थे विक्टिम के, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो वर्जन था विटनेस का एग्जामिनेशन चीफ में, वो जो रिपोर्ट बताई गई थी PW2 ने जो बताया था उसके आधार पे दिया गया था, जो कि माइनर विटनेस थे PW2, क्योंकि उस समय उनकी एज 7 साल थी। और अब दोनों की डिपोजिशंस को कंपेयर किया और एग्जामिनेशन चीफ PW1 के साथ, तो यहाँ पर कहा कि सिग्निफिकेंस वेरिएंस आ रहा है PW2 का, और जो कि जैसा कि बताया गया था PW1 ने, और PW2 ने जो अपनी बयान दिया था एग्जामिनेशन चीफ में, और जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था तो PW1 ने अपने वर्जन को इम्प्रूव कर दिया था, और ये डिपोज किया था जो PW2 ने जो बताया था वैसे ही उन्होंने बयानात दिए थे। और अब ये अटेंशन आई थी प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट, तो उन्होंने सबमिशन दी कि जब एग्जामिनेशन चीफ PW1 का रिकॉर्ड किया गया था, और तब उसमें अपीलेंट अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था किसी एडवोकेट का, मींस PW1 जो लड़की के फादर का जब एग्जामिनेशन चीफ हो रहा था उस समय कोई वकील जो था वो मींस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था अपीलेंट अक्यूज्ड को, तो क्रॉस एग्जामिनेशन एडजॉर्न कर दिया गया था उस समय कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने, ताकि अपीलेंट जो है वो अपना एडवोकेट एंगेज कर सके। लेकिन एडवोकेट जब अपॉइंट किया गया ताकि उसका कॉज को सपोर्ट करने के लिए, मींस जो अक्यूज्ड के एडवोकेट जब अपॉइंट किया गया था, तब ऑलरेडी PW1 का एग्जामिनेशन चीफ हो चुका था। एग्जामिनेशन चीफ वो होता है कि जब कोई भी गवाह है वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाता है, तो उस एग्जामिनेशन चीफ होता है। फिर बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो डिफेंस का जो लॉयर होता है वो करता है। अपीलेंट ने उस समय कोई भी एडवोकेट से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था जब
चार्ज भी जब फ्रेम हो रहे थे, मीन्स एग्जामिनेशन चीफ से पहले जब चार्जेस फ्रेम किए गए थे तब भी उस समय कोई वकील नहीं था अपीलेंट के पास। अब डिपोजिशन जब PW2 की हुई, मीन्स जो माइनर जो विटनेस था उनकी हुई, तब सीनियर काउंसिल ने ये अर्ज किया कि जो डिफरेंस था वर्जन PW1 का एग्जामिनेशन चीफ में और क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो पॉसिबिलिटी ये थी PW2 को कि उसको भी ट्यूटर किया गया होगा, इसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि PW2 जो कि चाइल्ड विटनेस थे उनको ट्यूटर्ड किया गया हो। तो साथ में बताया कि PW2 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी 2.5 साल के बाद की थी, जब घटना के 2.5 साल के बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। जब डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जब हुआ था तब उस समय PW2 की उम्र 10 साल हो चुकी थी। तो पॉसिबिलिटी ये थी, कोर्ट ने कहा, मीन्स जो अमेकस क्यूरी थे उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी ये हुआ है कि उनको ट्यूटर किया गया हो, क्योंकि 2.5 साल बाद जो है रिकॉर्ड की गई थी। और इस साथ में कहा कि जो PW2 के जो एविडेंस था वो स्टर्लिंग क्वालिटी का नहीं था। मीन स्टर्लिंग क्वालिटी वो होता है जो कि थ्रू आउट जिसकी कंसिस्टेंसी हो, उसको स्टर्लिंग क्वालिटी कहा जाता है। जैसे पुलिस के सामने जो बयान दिए गए, एग्जामिनेशन चीफ में दिए गए बयान, तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स जब रिकॉर्ड किए जाती हैं तब उसमें स्टर्लिंग क्वालिटी अगर मानी एक्सेप्ट की जाए, तभी जब कोई भी वेरिएशन नहीं होता तो उसे स्टर्लिंग क्वालिटी कहा जाता है। जब वेरिएशन हो, सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो, स्टर्लिंग क्वालिटी के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर यही बताया कि स्टर्लिंग क्वालिटी का नहीं था। तो इसलिए जो कन्विक्शन है सिर्फ उसकी गवाही के आधार पे नहीं की जा सकती, जब जो रिकवरी भी थी जब वो भी डाउटफुल थी। तो अब एक और इशू उठाया कि जो एविडेंस जो रिकवरी का था वो डाउटफुल था। जो वारदात की जो चीजें जो मिली थी हैं, जो भी क्लोथ्स हुए, जो भी वेपन्स, जो भी सामान पुलिस रिकवर करती है, बरामद करती है, तो उसका एक कहा कि ये रिकवरी भी यहाँ पर डाउटफुल थी। अब सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे अपीलेंट के, अमेकस क्यूरी के, उन्होंने बताया कि जो अलेज्ड विक्टिम्स के जो कपड़े और स्लीपर्स थे, जो अपीलेंट जो जैसा कि अपीलेंट ने बताया गया था कि जैसे बरामदगी हुई थी, तो वो उसमें ये बताया कि ये डाउटफुल था, क्योंकि जो प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकवरी जो है वो मेंशन नहीं की गई थी। सो मीन्स जब अपीलेंट को हिरासत में, जब भी कोई भी अक्यूज्ड को हिरासत में ले लिया जाता है तो पुलिस उसकी बरामदगी करती है। अब जो बरामदगी है वो अपीलेंट जैसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती, मीन स्टेटमेंट के आधार पे ही है वो बरामदगी की जाती। तो यहाँ पर कहा जब बरामदगी जब की गई थी तो उसमें जो प्लेस कहाँ से बरामद किया गया है और किस समय पर बरामद किया रिकवर हुआ है ये मेंशन नहीं किया गया था। जो रिकवरी मेमो जो प्रिपेयर किया गया था उसमें ये टाइम मेंशन नहीं था। और प्रोसिक्यूशन ने जो 2 विटनेस थे जो उसको भी एग्जामिन नहीं किया था, जो रिकवरी मेमो के अंदर जो मेंशन थे विटनेसेस का, उसको भी एग्जामिन नहीं किया था। और प्रोसिक्यूशन ने कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया था कि ये साबित कर सके जो ब्लड स्टेन्स था जो अपीलेंट के जो कपड़ों में जो पाया गया था वो विक्टिम का था। तो यहाँ पर इसमें भी कोई एनालिसिस नहीं की गई थी कि यही खून जो है वो विक्टिम के जो कपड़ों से निकला है वो उनके साथ है, वो भी यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया गया था। और सबमिशन ये दी गई थी कि जो इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो रिकॉर्ड में एविडेंस में लिए गए थे वो पुट अप नहीं किए गए थे। जब 313 का जो बयान होता है अक्यूज्ड का, तो कोई भी इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस थे वो पुट अप नहीं किए गए थे। तो अपीलेंट राइट ऑफ डिफेंस था वो भी सीरियसली प्रेजुडाइज्ड हो गया था इसमें, क्योंकि जब गवाही खत्म होती है, गवाही की जब प्रोसिक्यूशन की जब गवाही क्लोज्ड हो जाती है तो उसके बाद 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर कहा कि क्योंकि अगर कोई अक्यूज्ड अपना कोई गवाह खड़ा नहीं करता है तो 313 में कोर्ट जो है वो स्टेटमेंट अक्यूज्ड की रिकॉर्ड कराती है, वो विदाउट ओथ होती है। अब 313 में यहाँ पर कहा कि कोई इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस भी पुट अप नहीं किए गए थे, तो इससे क्या है कि इसका जो डिफेंस था अपीलेंट का वो भी प्रेजुडाइज्ड हुआ, वो भी अफेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे कुछ जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया गया। ये सारे सबमिशंस दिए जा रहे हैं जो अमेकस क्यूरी जो अपीलेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये सारी सबमिशंस दिए थे। राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली था। अब सबमिशन, अब जो सीनियर काउंसिल जो स्टेट के पेयर हुए थे उन्होंने इम्प्यून जजमेंट को सपोर्ट किया और कहा कि जो अब यहाँ पर दोनों की सबमिशंस होने के बाद कोर्ट ने कंसिडर किया दोनों सबमिशंस को। पहली सबमिशंस को देख के कंसिडर किया, एग्जामिनेशन चीफ में PW1 ने कहा था कि PW2 ने विटनेस किया था कमीशन ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ द विक्टिम। अब विटनेस के मुताबिक PW2 ने ये कहा कि डोर जो था कमरे का वो ओपन था और वो बाहर से खड़ा हुआ देख रहा था, और जब उसने कमीशन ऑफ रेप एंड मर्डर होते हुए देखा था। और ये भी डिपोज किया कि जो PW2
ने जैसा बताया था इंसिडेंट का वैसा ही ये भी डिपोज किया कि जब बताया था तो फिर वो 2 से 3 व्यक्तियों को लेके स्पॉट पे गया था और उसने पाया कि अपीलेंट जो है वो प्रेजेंट था और उसने अपीलेंट से सवालात पूछे। इसके बाद अपीलेंट भाग गया और फिर उसने विक्टिम को सर्च किया और डेड बॉडी थी विक्टिम की, वो हेयर स्टैक ऑफ द रूम में पाई गई थी। तो ये यहाँ पे कोर्ट ने अपने एनालिसिस किया कि PW2 ने वही जो PW1 ने वही बोला जो PW2 ने इन्फॉर्म किया था कि अपीलेंट जो है ऑफेंडर है और 2 से 3 पर्सन्स PW1 के साथ आए थे, लेकिन किसी ने भी पकड़ने की कोशिश नहीं की अक्यूज्ड को और पुलिस के पास ले जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो कंडक्ट ऑफ PW1 जो है कि उसने अपीलेंट को क्यों नहीं पकड़ा जो उस समय और जो कि वो प्रेजेंट था, ये अननेचुरल कोर्ट को यहाँ ये लगा कि अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब किसी के लड़की का जो इवेंट हो गया हो उसके साथ, तो यहाँ पर जो जिस पर शक हो रहा है उसको पकड़ के क्यों नहीं पुलिस के हवाले किया। तो यहाँ पर कोर्ट को लगा कि ये कंडक्ट था PW1 का, क्योंकि साथ में 2-3 व्यक्ति जो यहाँ पर बताया कि लेके गया था, तो क्यों नहीं उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जब वो भाग रहा था। तो यहाँ पर कंडक्ट था अननेचुरल लगा। अब PW1 को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी ट्रायल जज पे, वो कराई थी 11 मई 2011 में। जब एग्जामिनेशन चीफ खत्म हो गया तो ट्रायल जज ने ये रिकॉर्ड किया था अपनी ऑर्डर शीट में और ये कहा कि केस को एडजॉर्न कर दिया क्योंकि जो अपीलेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि वो काउंसिल एंगेज करना चाहते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जो हुआ था वो 2 जुलाई 2011 को हुआ था और एडवोकेट जो अपॉइंट हुए थे वो अपीलेंट के कॉज को सपोर्ट करने के लिए, मींस अपीलेंट के बिहाफ पे जो अपॉइंट किया गया था। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 का जो रिकॉर्ड हुआ था वो 2 जुलाई 2011 को हुआ था और 24 सितंबर 2011 को हुआ था। तो विटनेस ने ये रिटायरेट किया, मींस रिपीट किया कि जो फैक्ट्स जो बताए गए थे PW2 ने वही उसने नरेट किए हैं। अब PW2 की बारी की जाए, जो कि बच्चा था, जो चाइल्ड विटनेस था, उस समय उसकी उम्र 10 साल थी जब उसकी गवाही रिकॉर्ड की गई थी। कई प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस थे वो पुट अप किए गए थे विटनेस द्वारा, ट्रायल जज द्वारा। जब वो सेटिस्फाइड हो गए कि विटनेस जो है वो क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और रिप्लाई दे सकते हैं, तो उनको उस बच्चे की गवाही ली गई, ओथ में मीन्स शपथ पे गवाही ली गई। और वर्जन जो था एग्जामिनेशन चीफ का वो ये था कि अपीलेंट ने पानी दिया था उसको और विक्टिम को। पानी पीने के बाद जब वो जाने लगे तो अपीलेंट ने विक्टिम को पकड़ लिया और जिससे विक्टिम स्क्रीमिंग चिल्लाने लगी और ये डिपोज नहीं किया कि उसने जो वारदात होते हुए देखा था, जब मर्डर करते हुए अपीलेंट ने जो किया है उसको अपनी आंखों से देखा था, मीन्स उसने इवेंट को देखा था, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया था। टू दिस एक्सटेंट जो वर्जन जो PW2 का था, जो जैसा बताया गया था PW1 का, वो इंटायरली डिफरेंट था। तो PW1 ने ये क्लेम किया था कि PW2 ने जो बताया था उसको और कि अपीलेंट ने जो उसने, क्योंकि बच्चे ने देखा था अपीलेंट जो है वो वारदात कर रहा है आउटसाइड द केबिन, और PW8 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने जो कहा कि उसने स्टेटमेंट थी बच्चे की रिकॉर्ड की थी 18 जून 2009 को और 21 दिन का डिले था जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी। FIR जो रिकॉर्ड कर ली गई थी, विटनेस ने इसमें ये बताया गया था कि विटनेस ने अपीलेंट को क्राइम करते हुए देखा था। अब यहाँ पर डिस्प्यूट ये था कि जो विटनेस स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी 161 CRPC के तहत, वो प्रोड्यूस की गई थी चार्जशीट में। और अब यहाँ पर सीनियर काउंसिल जो अपॉइंट हुए थे अमाइकस क्यूरी, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इट इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रायल कोर्ट। जो ट्रायल कोर्ट के में रिकॉर्ड में वो स्टेटमेंट थी ही नहीं, और जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस मेंशन किए गए थे चार्जशीट में, अब उसमें PW2 का जो नाम था वो डाला ही नहीं गया था। तो मींस जब पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो उसमें एक लिस्ट भी देती है विटनेसेस। अब उस गवाही की जो विटनेसेस थे, गवाहों का जो नाम थे, उसमें PW2 का नाम नहीं डाला था। तो रीजंस डिस्कस्ड अबव, तो एविडेंस जो PW2 का था वो आई विटनेस था कि वो इसे स्टर्लिंग क्वालिटी का नहीं माना जा सकता। तो अब यहाँ पे कहा कि कोर्ट ने कहा कि ये काफी अनसेफ होगा कि इसको कन्विक्ट कर दिया जाए सिर्फ उसी की गवाही के आधार पे। अगर उसकी टेस्टिमनी सही भी है तो अगर PW2 जो है इसी आधार पे किया जा सकता है कि उसको लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से, लास्ट सीन टुगेदर कि दोनों को साथ देखा गया था, उसी के आधार पे वो किया जा सकता है। टेस्टिमनी अगर करेक्ट है तो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है कि उसने अपीलेंट ने और जो विक्टिम है वो साथ में उसको लास्ट टाइम देखा था, तो इस थ्योरी तक ही वहां पर सीमित रहा जा सकता है। अब
यहाँ पर कंसिडर किया कि अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अब पहला सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आता है रिकवरी ऑफ द विक्टिम स्लीपर्स, जो कपड़े थे यहाँ पर जो बताया जो कि अपीलेंट ने बताए थे। अब यहाँ पर रिकवरी मेमो को देखा, उसने कहा कि जो उसे साइन किया था सर्कल ऑफिसर ने और साथ में 2 निष्पक्ष विटनेसेस थे, उनके जो साइन थे। और प्रोसिक्यूशन ने 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को एग्जामिन नहीं किया था, और जो डेट ऑफ रिकवरी जो मेंशन की गई थी मेमो में, और टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्लेस जो था वो मेंशन नहीं था। तो यहाँ पर कहा कि जो ये इट कांट बी सेड कि ये जो स्टेटमेंट को देखने के बाद ये स्टेटमेंट जो रिकवरी जो हुई है वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मुताबिक हुई है। तो जो आर्टिकल जो बताए मीन्स जो पाए गए थे, बरामद हुए थे, जो जैसा कि जो स्टेट में जो मीन्स अपीलेंट ने जैसे बताए थे वैसे आर्टिकल्स पाए गए थे। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो गया प्रूव करने के लिए कि जो रिकवरी जो हुई है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हुई है। तो ये एविडेंस तो रिकवरी का था। अब यहाँ पर कहा कि इसको हम कंसिडरेशन से बाहर रखते हैं। तो मींस सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो रिकवरी का जो इशू था वो तो रिकवरी मेमो जो गवाही थी, जो रिकवरी थी, वो यहाँ पर कहा कि रिकवरी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं हुई है, सेक्शन 27 के तहत नहीं हुई है, क्योंकि टाइम और प्लेस जो है मेंशन नहीं है। तो इसने कहा कि हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। तो रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स जो थी वो इंपॉर्टेंट होती है सर्कमस्टांस में। जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस को जब बनाई जाती है तो एक रिकवरी का इंपॉर्टेंट प्ले होता है। अब यहाँ पर अपीलेंट जो गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट है उससे यहाँ से किसी तरीके से साबित नहीं होती है। यहाँ से ही यहाँ पर कोर्ट ने मीन्स कर दिया कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको सजा मीन्स से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की थोड़ी से अंदर दायरे से बाहर चला गया। अब दूसरे एस्पेक्ट को भी देखा, 313 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, तो यहाँ पर कहा कि सिर्फ 3 सवाल ही पूछे गए थे अपीलेंट से। पहला सवाल ये था कि पहला क्वेश्चन ये था कि जो 10 प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो नाम दिया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया कि बट ही उसे क्या कहना है कि जो 10 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का जो बयानात रिकॉर्ड की गए उसके बारे में उससे क्या कहना है। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो प्रोसिक्यूशन द्वारा, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि अब इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपीलेंट को मींस अक्यूज को क्या कहना है। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो विक्टिम थी वो एक समुदाय से बिलोंग करती थी, और तो उसका रिएक्शन पूछा गया था। ही वाज आस्क्ड फॉर हिज रिएक्शन टू द सेम। अब PW1 और PW2 ने जो डिपोज किया था जो अपीलेंट के अगेंस्ट में, वो जो वाज नॉट पुट टू द अपीलेंट, जो डिपोजिशंस जो दी गई थी वो अपीलेंट के सामने नहीं रखी गई, और कंटेंट्स थे इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स के थे वो भी अपीलेंट के समक्ष नहीं रखे गए। अब जजमेंट आई थी राजकुमार की, उस जजमेंट को यहाँ पर कोर्ट किया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो यहाँ पर ये जो जजमेंट का जो मेन जो पैरा था, पैरा नंबर 70 यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया उसमें। अब इसके जजमेंट्स में हम डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिप्रोड्यूस किया, उसका इन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, और कोर्ट ने डिस्कस करने के बाद जजमेंट्स के बाद में ये कंक्लूजन पे पहुंची है कि इस केस में जो विटनेस ने डिपोज किया था कि लैंग्वेज जो थी वो अक्यूज्ड को जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो विटनेस ने जिस लैंग्वेज में गवाही थी वो अक्यूज्ड के वो उसकी जानकारी नहीं थी लैंग्वेज की। इस ऐसे केस में जो मटेरियल सर्कमस्टांसेस जो एविडेंस के तौर पे आए थे वो अक्यूज्ड के समक्ष नहीं रखे गए, और ना ही और एक्सप्लेन भी नहीं किया गया अक्यूज्ड को जो लैंग्वेज जो अक्यूज्ड जो है वो जानता था। तो यहाँ पर कहा कि ये प्रेजुडिस हो जाता है अक्यूज्ड को, ये सीरियस इट विल कॉज प्रेजुडिस टू, क्योंकि जो गवाही जो दी गई थी वो दूसरी लैंग्वेज में दी गई थी। और प्रेजेंट केस में भी ये कोई डाउट नहीं था कि जो मटीरियल सर्कमस्टांसेस जो एविडेंस में आए थे वो अपीलेंट के अगेंस्ट में वो भी सामने समक्ष नहीं रखे गए थे, और जो वर्जन था प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1 और PW2 का वो भी समक्ष उसके रखा नहीं गया था। और जो स्टेज थी अक्यूज्ड की कि जो डिफेंस एविडेंस को लीड करने की वो तभी आती है जब स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाए 313 के अंदर, और जब तक कि सारे मटेरियल सर्कमस्टांसेस जो उसके अगेंस्ट में आ रहे थे अपीलेंट के अगेंस्ट में वो भी जब तक वो रखे नहीं जाएंगे अक्यूज्ड के सामने, तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि क्या वो डिफेंस एविडेंस लीड करना चाहता है कि नहीं करना चाहते। तो यहाँ इस केस में डेट ऑफ प्लेस जो क्राइम था वो जो अपीलेंट ने किया था वो अपीलेंट के समक्ष नहीं रखा गया, और जो PW2 ने जो देखा था वो भी अपीलेंट के
समक्ष नहीं रखा गया जब एग्जामिनेशन किया गया था, और इसलिए जो अपीलेंट है जो हैं वो प्रेजुडाइज्ड होते हैं। और यहाँ पर कहा कि ये फेलियर जो है वो अपीलेंट का एग्जामिनेशन में आता है, जो एक प्रकार की इरेगुलरिटी है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या इसे क्योर किया जा सकता है, कि इस केस को रिमांड करके वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है। अब कोर्ट ने अपना देखिए अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, क्या है कि घटना जो थी वो 27 मई 2009 की थी। अब उस घटना को 15 साल से ज्यादा 15.5 साल हो चुके हैं, और 15.5 साल का गैप होने के बाद ये काफी अनजस्ट होगा। अब अपीलेंट से पूछा जाए, अब इस स्टेज पे पूछा जाए कि भाई सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करो और मटेरियल स्पेसिफाइंग अब जो उनके आप सामने आ रहा है एविडेंस में उसका एक्सप्लेन करो। अपीलेंट कहा कि ऑलरेडी इनकार्सिनेटेड हो चुके हैं 12 साल से ऊपर, 12 साल एंड 9 मंथ्स, तो अब उसे रिलीज किया गया बेल पे। तो ये काफी लॉन्ग पैसेज और टाइम हो चुका है, कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि ऐसे में डिफेक्ट को क्योर किया जा सकता है इस स्टेज पे। अब इसे ज्यूम कर लिया जाए कि जो एविडेंस अगर PW2 को बिलीव भी कर लिया जाता है तब भी अपीलेंट को क्विट किया जाता है इस ग्राउंड पे कि जो फेलियर टू पुट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल अगेन टू हिम, जब उनका एग्जामिनेशन जो किया गया था 313 CRPC में। अब कोर्ट यहाँ पर कहा कि कोर्ट ने कहा हम काफी ज्यादा सरप्राइज हैं कि क्यों दोनों ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस चीज को ओवरलुक कर लिया कि जो नॉन कॉम्प्लायंस थी, जो रिक्वायरमेंट 313 CRPC के अंदर होनी चाहिए थी, वो कंप्लाई नहीं की गई। और जो मींस नॉन कॉम्प्लायंस हुई है जो 313 CRPC में जो रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पर कहा कि शॉकिंगली जो ट्रायल कोर्ट ने तो डेथ सेंटेंस, डेथ प्लेंटी भी लगा दी थी, जो कि अब जो कि उसको बरी कर देना चाहिए था, उसको डेथ सेंटेंस दे दी गई। और कैपिटल पनिशमेंट इस तरह की दे दी जाए तो ये कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट में काफी ज्यादा झकझोर देता है, मींस का शॉक्स द कॉन्शियसनेस ऑफ द कोर्ट। अब अगला पॉइंट आया रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इस अगले पैराग्राफ में बताया कि जो सेक्शन 5 या 313 CRPC का अब जो कि अब बन गया 351 BNSS, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सब सेक्शन 5 बन चुका है। अब इसमें बताया कि जो कोर्ट जो है वो एंटाइटल्ड है टू सिक्योर की असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडवोकेट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अक्यूज्ड को, ताकि वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकें और एग्जामिनेशन के अंदर मींस किया जा सके अक्यूज्ड का 313 में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक एक्टिव रोल होता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो ट्रायल है वो फेयर मैनर पे और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ किया जा सके। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो कोर्ट की अटेंशन को इन्वाइट करे और जो रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स जो उसके समक्ष आए गए हैं वो लाए। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक अंडर ऑब्लिगेशन भी है कि वो प्रेजेंट रहें जब एग्जामिनेशन अक्यूज्ड का होता है, ताकि वो कोर्ट को असिस्ट कर सके। अब यहाँ पर अगला पॉइंट डिस्कस किया वो है फेलियर टू प्रोवाइड लीगल एड टू द अक्यूज्ड। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमने पूरा रिकॉर्ड को देखा, हमने पाया कि ये डिस्टर्बिंग फीचर था, क्योंकि ये स्टेट की फेलियर थी कि वो एक टाइमली लीगल एड जो है वो अपीलेंट को प्रोवाइड कर सके। और अदर इश्यूज जो है वो होती है क्वालिटी ऑफ लीगल एड। और जो प्रोविजंस थे आर्टिकल 21 और 39A संविधान के, जो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ इशू ये है कि अक्यूज का राइट है कि वो राइट टू लीगल एड मिलना चाहिए। एक लैंडमार्क डिसीजंस आ चुके हैं, जो कि एक हुसैन यारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसकी जजमेंट्स आई थी, उसका यहाँ पर कंटेंट्स रिप्रोड्यूस किए हैं। अब एक MS हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट थी, उसके भी कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं। और अब अगले पैरा पे चलते हैं, उसमें ये बताया है कि जो राइट टू द लीगल एड जो है वो एक फंडामेंटल राइट है हर अक्यूज्ड का, जो गारंटी दी गई है 301 आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान 21 के अंदर उनको ये एक राइट टू लीगल एड जो फंडामेंटल राइट है। 303 जो CRPC कहता है कि हर अक्यूज्ड का राइट है कि वो डिफेंड करे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ हिज चॉइस। और 304 जो है वो प्रोवाइड करता है लीगल एड टू द अक्यूज्ड फ्री ऑफ द कॉस्ट। और जब अक्यूज जो है वो कोई एंगेज नहीं है किसी एडवोकेट से द्वारा, और ना ही कोई सफिशिएंट मींस है उसको एंगेज करने के लिए एडवोकेट को, तो एक ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि अक्यूज्ड को एक लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, जो राइट कवर्ड है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। सब सेक्शन पार्ट 1 और सेक्शन 304 क्या कहता है वो उसके बारे में बताया है, जो कि लीगल एड टू द अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन स्टेट्स। तो ये यहाँ पर डिस्कशंस पूरी उसके बारे में की गई है। अब वो बताया 340 और 341 BNSS जो है वो बन गया है कॉरस्पॉन्ड टू द सेक्शन 303 और 304 CRPC के तहत। और 304 CRPC ये कहता है कि ड्यूटी है कोर्ट की एक लीगल एड लॉयर जो है वो अपॉइंट करे, ताकि हर अक्यूज्ड को, जो अक्यूज्ड है उसको
बिहाफ पे लड़ सके। अब इस फैक्ट्स को जाने के बाद प्रोसीडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट की, ये अपीयर होके आया कि जो चार्जेस फ्रेम हुए थे 8 सितंबर 2010 के हुए थे, जब प्ली रिकॉर्ड की गई, अपीलेंट जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं था किसी एडवोकेट द्वारा। और जो प्रोसीडिंग्स थी 26 फरवरी 2011 की, वो रिकॉर्ड ये थी कि 3 विटनेसेस थे प्रोसिक्यूशन के, वो प्रेजेंट थे और अपीलेंट जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं था किसी एडवोकेट द्वारा। और अश्योरेंस थी अपीलेंट की कि वो एक एडवोकेट जो है नेक्स्ट डेट को ले आएंगे। 11 मई 2011 को जब एग्जामिनेशन चीफ PW1 का रिकॉर्ड हुआ, तो प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि अपीलेंट ने किसी एडवोकेट को रिकॉर्ड नहीं मींस एंगेज नहीं किया है और उसकी डिजायर नहीं है कि लीगल एड को लेने की। लेकिन 8 जून 2011 को अपीलेंट ने एक एडवोकेट था वो अपॉइंट हुआ था अपीलेंट को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि 20 जुलाई 2012 को, 4 अक्टूबर 2012 को, 1 नवंबर 2012, 7 नवंबर 2012, 9 नवंबर 2012, 23 नवंबर 2012 को एडवोकेट था वो अपॉइंट हुआ था एज ए माइक्रो सिक्योरिटी फॉर अपीलेंट, जो वो एब्सेंट थे। इन तरीकों पे जो अपीलेंट के जो एडवोकेट थे वो एब्सेंट थे। एप्लीकेशंस लगाई गई थी ताकि रिकॉल किया जा सके सर्टेन विटनेसेस को। क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज हो चुका था, लेकिन वो एब्सेंस की ड्यू टू हिज एब्सेंस की वजह से उसको रिकॉल किया जाए। लेकिन एविडेंस जो था वो मोर देन 1 प्रोसिक्यूशन विटनेस का रिकॉर्ड किया गया था इन द एब्सेंस ऑफ द। और जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद अपीलेंट किसी एडवोकेट से रिप्रेजेंट नहीं हुए थे और 8 जून 2011 को अपीलेंट को ने कभी डिक्लाइन नहीं किया था लीगल एड को। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम सरप्राइज हैं तो ये नोट करने के लिए कि एग्जामिनेशन चीफ जब PW1 का अलाउड कर दिया था बिना किसी लीगल एड दिए लीगल एड काउंसिल अपीलेंट को दिए हुए, जो कि वो किसी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे किसी एडवोकेट द्वारा। अब एग्जामिनेशन चीफ प्रोसिक्यूशन विटनेस की रिकॉर्ड की गई थी इन द एब्सेंस ऑफ द एडवोकेट फॉर द अक्यूज्ड। तो एक वैल्यूएबल राइट था ऑब्जेक्ट करने के लिए कि जो क्वेश्चंस जो आस्क किए गए थे एग्जामिनेशन चीफ में वो टेकन अवे हो गए थे। अक्यूज्ड को डिप्राइव किया गया था राइट टू ऑब्जेक्ट टू द लीडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस भी पुट अप किए गए थे। तो इसको यहाँ पर अक्यूज्ड का जो राइट था वो डिप्राइव्ड हो गया था। तो यहाँ पर कहा कि यह एप्रोप्रिएट नहीं होगा जो इस पर किसी पर भी टिप्पणी करना है जो कैपेबिलिटीज थी जो 2 लीगल एड लॉयर्स की जो अपॉइंट हुए थे इस केस पे, क्योंकि वो पार्टीज नहीं है हमारे समक्ष में। लेकिन यहाँ पर इट इज सफाइस टू से कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था विटनेस का वो अप टू द मार्क नहीं था। कई क्रूशियल क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली जो पुट अप करने चाहिए थे क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सामने नहीं पूछे गए थे। कंक्लूडिंग पार्ट्स पे ये आया कि अब ये डायरेक्शंस थी वो दिए गए हैं कि जो कि एप्लीकेबल होंगे क्रॉस इंडिया में, क्योंकि जो रिगार्डिंग द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एड लॉयर्स हैं उसके ऊपर ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। ये हर ड्यूटी होगी कोर्ट की कि इंश्योर करे कि जो प्रॉपर लीगल एड जो है अक्यूज्ड को दी जाए। जब किसी अक्यूज्ड जो है रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है किसी एडवोकेट द्वारा, ये ड्यूटी होगी हर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि पॉइंट आउट करे कोर्ट को कि जो रिक्वायरमेंट है फ्री लीगल एड की वो दी जा सके। और ये ड्यूटी होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि वो इंश्योर करे कि जो ट्रायल जो है वो कंडक्ट होगा फेयरली और लॉफुली। अगर कोर्ट जो इंक्लाइंड होगा फ्रेम जो चार्जेस फ्रेम करने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन चीफ ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस के जब किसी भी अक्यूज्ड किसी एडवोकेट द्वारा एंगेज नहीं है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर जो इनकम्बेंट हो जाएगा कि वो रिक्वेस्ट करें कोर्ट को कि वो प्रोसीड ना करें बिना किसी लीगल एड दिए हुए अक्यूज्ड को। मींस कोर्ट को वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर ड्यूटी बन जाएगी कि वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि ताकि वो कोर्ट आगे जो है वो प्रोसीड ना करे। और ड्यूटी होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि वो असिस्ट करे ट्रायल कोर्ट में जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी अक्यूज्ड की 313 CRPC में। अगर कोई कोर्ट ओमिट कर देता है किसी मटीरियल सर्कमस्टांसेस को जो रिकॉर्ड में लाई गई है और अक्यूज्ड के अगेंस्ट में है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट की नोटिस में लाएंगे कि एग्जामिनेशन अक्यूज्ड जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये असिस्ट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो कोर्ट को कि वो क्वेश्चन जो है फ्रेम करें और वो अक्यूज के समक्ष जो है पुट अप कर सके। और ये ड्यूटी होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि टू इंश्योर करें जो गिल्टी है कमीशन ऑफ ऑफेंस की वो उसे पनिश किया जा सके। और ड्यूटी ये भी होगी कि इंश्योर करें कि कोई भी इन्फर्मिटी ना हो कंडक्ट ऑफ द ट्रायल जो कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो प्रेजुडाइज हो, और जो कि अक्यूज जो रिप्रेजेंट नहीं है किसी एडवोकेट का वो फ्री लीगल एड का हकदार है। और सारे मटीरियल्स जो हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम द रिमांड, और हर अक्यूज्ड का राइट होगा कि लीगल एड लेने का। अगर इवन जो बेल एप्लीकेशन भी जो फाइल होगी वो उसमें भी उसको लीगल एड मिलनी चाहिए। और जो मटीरियल स्टेजेस पे जब स्टेज होगी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे, जब रिकॉर्ड होगा एविडेंस का, तो ड्यूटी होगी कोर्ट की कि
अक्यूज्ड को अवेयर करे कि जो उसका राइट है फ्री लीगल एड का, अगर अक्यूज्ड एक्सप्रेस करता है कि वो लीगल एड लेना चाहता है तो कोर्ट इंश्योर करे कि जो लीगल एड एडवोकेट जो है वो अपॉइंट हो टू रिप्रेजेंट द अक्यूज्ड। और एक जजमेंट आई थी अनोखी लाल की, उसमें केसेस में ये था कि जो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जितनी जो भी सजा है जिसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस है, सिर्फ वही लर्नड एडवोकेट जो हैं जिनका 10 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल साइड का, उसी को ही अमेकस क्यूरी अपॉइंट किया जाना चाहिए एज ए लीगल एड एडवोकेट। अगर केसेस जो कवर्ड नहीं है ऊपर की कैटेगरीज में तो तब भी अक्यूज्ड का पूरा राइट बनता है कि वो इंटाइटल है लीगल एड एडवोकेट को जिसकी गुड नॉलेज है लॉ की और एक्सपीरियंस है कंडक्टिंग ट्रायल्स ऑन द क्रिमिनल साइड। और ये आइडियल होगा कि जो लीगल अथॉरिटीज जो है वो हर लेवल पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो न्यूली अपॉइंटेड लीगल एड एडवोकेट्स को दें, नॉट ओनली बाय कंडक्टिंग लेक्चर्स बट लेकिन अलाउ भी करें न्यूली अपॉइंटेड लीगल एडवोकेट्स को कि वो वर्क करें सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार इन द रिक्विजिट नंबर ऑफ द ट्रायल्स। और स्टेट लीगल अथॉरिटीज जो है वो इशू डायरेक्शंस दें जितने लीगल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को ऑल लेवल पे, ताकि उनका जो लीगल एड को वर्क को मॉनिटर कर सके, एडवोकेट को लीगल एड एडवोकेट को मॉनिटर कर सके और इंश्योर करें कि जो लीगल एड एडवोकेट्स हैं वो अटेंड करें कोर्ट को रेगुलरली और पर्टिकुलरली जब केसेस जब उनको दिए गए हैं। और ये इंश्योर करें जो सेम लीगल एड एडवोकेट जो है वो कंटिन्यू करे थ्रू आउट द ट्रायल जब तक कोई कंपेलिंग रीजंस ना हो, और या फिर अक्यूज्ड जो है अपॉइंट करता है अपना एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। और ऑफेंसेस जो सीरियस नेचर्स के हैं और कॉम्प्लिकेटेड लीगल फैक्चुअल इश्यूज इन्वॉल्व है तो कोर्ट जो है एक अपॉइंट करे इम्पैनल्ड लीगल एड एडवोकेट को और जो कि एक सीनियर मेंबर हो बार का और जिसका वास्ट एक्सपीरियंस हो कंडक्टिंग ट्रायल्स को, ताकि वो अक्यूज्ड को कास को लड़ सके, अक्यूज्ड के बिहाफ पर लड़ सके और जो बेस्ट पॉसिबल लीगल असिस्टेंस है वो दी जा सके। और राइट टू अक्यूज्ड का जो राइट है वो डिफेंड करने का इनके जो क्रिमिनल ट्रायल का वो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो उसको वो इंटाइटल्ड है कि फेयर ट्रायल लेने के लिए। और लीगल एड अगर नहीं मिलती है अक्यूज्ड को जो कि एडवोकेट एंगेज नहीं कर सकते हैं तो ये इसके मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा जो उनको संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत दिए हुए हैं। और लीगल एड जो प्रोवाइड की जाती है फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग कोई पर्पस, इट विल सर्व नो पर्पस। लीगल एड जो है एक इफेक्टिव लीगल एड होनी जरूरी है और एडवोकेट जो अपॉइंट किए जा रहे हैं अक्यूज्ड को वो उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए क्रिमिनल लॉज की, लॉ ऑफ एविडेंस की और प्रोसीजर लॉज की अपार्ट फ्रॉम लीगल स्टैट्यूट्स के। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है लीगल एड का, तो राइट जो है इफेक्टिव हो तभी होगा जब लीगल एड जो है गुड क्वालिटी की दी जाती है। और इफ लीगल एड जो एडवोकेट प्रोवाइड किया जा रहा है अक्यूज्ड को वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि कंडक्ट कर सके ट्रायल को एफिशिएंटली, तो राइट ऐसे में जो अक्यूज्ड का जो राइट है वो वायलेट होगा। ऐसे रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने अपील थी वो अलाउ कर दी और इम्पिंज जजमेंट और ऑर्डर्स थे वो सेटिसाइड कर दिए, अपीलेंट को अक्विट कर दिया, जो ऑफेंसेस थे जो लगाए गए थे, बेल बॉन्ड्स थे वो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर फर्दर डायरेक्शन दी कि जो जजमेंट है वो ऑल लीगल सर्विस अथॉरिटीज को दी जाए ताकि वो एक नेसेसरी मेजर्स जो है वो ले सके। और अपने फिर बाद में एप्रिसिएशंस भी किए हैं। यहाँ पे ये जजमेंट आई थी ऑनरेबल 3 जजेस की जो कि 2 दिसंबर 2024 को आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।